ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेम पर ये बुक चल रही है और ये सेकंड पेपर है। तो इस पर हम इस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इस पर हम आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे, शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। जैसा कि ये चैप्टर नेम आपको दिया हुआ है कि शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, इस पर हम लोग देखेंगे आज। तो इस पर शिक्षण के अर्थ एवं उद्देश्य पर, तो शिक्षण का क्या अर्थ है पहले हम ये देखेंगे कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियाँ तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। यानी शिक्षण ये जो सोशल प्रॉब्लम है ये, यानी हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा हमारा शिक्षण, उतना ही प्रभावशाली शिक्षण होगा। सोसाइटी का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियाँ और मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। और ये जो शिक्षण शब्द है इसको इंग्लिश में टीचिंग बोलते हैं, और टीचिंग शब्द इंग्लिश में टीचिंग बोलते हैं और हिंदी में उसको शिक्षण बोलते हैं। ये जो टीचिंग का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सीखना, ये अर्थ होता है सीखना। लेकिन टीचिंग पर, शिक्षण पर केवल सीखना नहीं आता, इस पर सिखाना भी आता है, सिखाना भी इस पर निहित है। अब इसके जो अंग माने गए हैं शिक्षण के मुख्य रूप से अंग जो हैं, तो इन पे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि टोटल कितने अंग हमारे हो गए? 3 अंग हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस पर शिक्षण पर शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम के द्वारा पूरी होती है। अब ये शिक्षण जो है, तो इस पर ये कौन शब्द है? शिक्षण अधिगम। तो अधिगम क्या है वो ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम शिक्षण देखेंगे, शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण को जो मेन रूप से देखा जाने का उनका नज़रिया है कि शिक्षण को हम किस प्रकार देख सकते हैं, तो शिक्षण के भी 2 आधार होते हैं और उन आधारों पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला कौन सा है हमारा? ये शिक्षण का संकुचित अर्थ। यानी शिक्षण का संकुचित अर्थ से क्या तात्पर्य है? शिक्षा हम जन्म से और मृत्यु तक ग्रहण करते हैं, यानी सीखते हैं, तो वो शिक्षण है। लेकिन जो संकुचित अर्थ पे लिया जाता है, तो संकुचित अर्थ पे विद्यालय शिक्षा से तात्पर्य है। प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, परंतु आजकल के टाइम में विद्यालय शिक्षा पर बात कर रहा हूँ मैं, तो आजकल के टाइम में वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालक के रूपों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक का विकास उसकी अंतर्निहित शक्तियों एवं रचना के आधार पर होता है। अतः शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। आप कॉलेज गए, आपकी जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है, आपको देख करके कि आपकी क्या रुचियां हैं, उसी के अनुसार कॉलेज की परिस्थितियां बदली जाती हैं, विद्यालय की परिस्थितियां बदली जाती हैं और शिक्षण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, हम जिस बच्चे को सिखा रहे हैं, जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको उसके नज़रिए को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। परंतु प्राचीन टाइम में जो प्राचीन समय था उसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, उसमें शिक्षक जैसा चाहता था वैसा बच्चे को बनाता था, वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ढाला जाता था, वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती थी। तो ये शिक्षण का संकुचित अर्थ रहा। अब शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है, तो शिक्षण के व्यापक अर्थ में मनुष्य अपनी संपूर्ण जीवन में सीखता है, मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कुछ न कुछ सीखता रहता है, और शिक्षण का व्यापक करते वह जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधनों के माध्यम से सीखता है। ये एक चीज़ यहाँ पे सॉरी छूट गया है, यहाँ पे जो लिखा है कि शिक्षण का व्यापक करते हैं, यानी शिक्षण का व्यापक अर्थ है वह जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधनों के माध्यम से सीखता है। औपचारिक कौन से हो गए, अनौपचारिक कौन से हो गए, निरौपचारिक कौन से हो गए। तो औपचारिक का मतलब आप जैसे विद्यालय में जो सीख रहे हो वो तो सीख ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप लोग बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं कि जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, बट फिर भी आज के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन आगे उपयोगी होंगे, इसलिए उनको सिखाया जाता है। और कुछ होते हैं कि उनको बिल्कुल ज़रूरी होता है, जिस टाइम आप सीख रहे हो तो उसी टाइम उनका लाभ लेने लगते हो, फ़ायदा लेने लगते हो। लेकिन कुछ होते हैं कि उनका कुछ समय बाद हमको पता चलता है कि हमको ये चीज़ वहाँ पर क्यों सिखाई गई थी, ठीक है ना। इसी पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं, उन पर हम नज़र थोड़ा सा डाल लेते हैं कि शिक्षण की परिभाषाएं जो हैं, जैसे रायबर्न के अनुसार इन्होंने ट्वीट क्या किया कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। कौन से? शिक्षक,
कमा शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, ये शिक्षण के तीन बिंदु माने गए हैं और इनको किन्होंने दिया है? रायबर्न के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पूछा भी जाता है कि शिक्षण के कौन कौन से तीन बिंदु हैं, तो आपको क्या बताना है? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम वहाँ पर कर सकते हैं। और इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है और ये संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। यानी पहले तो तीन में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, इन तीनों में जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। क्यों? हमको अधिगम का मतलब क्या है कि वो सीखे। अगर शिक्षण प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो रही है तो वो बच्चा अच्छी तरीके से उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। इसलिए इन तीनों के बीच जो है रिलेशन होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जैसे अब शिक्षक के द्वारा यदि शिक्षक और शिक्षार्थी यानी बालक और शिक्षक यदि ये दोनों में कॉम्बिनेशन है कि शिक्षार्थी उनकी बात को फॉलो कर रहा है, शिक्षक उसको अच्छे मार्गदर्शन कर रहे हैं, बट यदि पाठ्यक्रम का अभाव है, उचित पाठ्यक्रम नहीं उनको दिया जा रहा है, जिसकी बच्चे को आवश्यकता है वो पाठ्यक्रम नहीं वो बच्चा पा रहा है, तो उसका विकास उचित तरीके से नहीं होगा। यानी उस पर पाठ्यक्रम भी जरूरी है। There are three focal points in teaching: the teacher, the child and the subject. Teaching the relationship which is established between these three, and this relationship help the child to develop his power. उसको अपने पावर को बढ़ाने के लिए इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीन चीज़ें कौन कौन सी होंगी? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है ह्यूजेस के अनुसार। ह्यूजेस इन्होंने क्या बताया कि टीचिंग मीन्स कॉजिंग टू लर्न, nothing has been given until it has been taken, nothing has been caught until it has been learned। यानी शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य वस्तु, ये तीन चीज़ें हुई। अब हम लोग को सीखना है कुछ चीज़। शिक्षक हमको बता रहे हैं लेकिन हम उसको सीख ही नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब यही तो होगा, कोई अगला व्यक्ति जज करने आ रहा है तो यही तो बोलेगा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। क्यों? हमने कुछ सीखा नहीं। शिक्षक के द्वारा तो बहुत कुछ चीज़ें बताई गई लेकिन हमने कुछ उसको सीखा ही नहीं। तो जब तक हम लोग कुछ सीखा नहीं तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया और तब तक कुछ दिया नहीं गया जब तक कुछ ग्रहण नहीं किया गया। भाई जिसमें पात्रता ही नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहता है, तो उसको कैसे दिया जा सकता है? ह्यूजेस ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना और तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक ग्रहण नहीं किया गया और तब तक नहीं पढ़ाया गया जब तक सीखा नहीं गया। बहुत बढ़िया डेफिनेशन रही है और याद कर लीजिएगा। और ये डेफिनेशन पूछी भी जाती हैं, जैसे आपको डेफिनेशंस दे देगा और आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया रायबर्न के अनुसार, जो शिक्षण के तीन बिंदु, ये कई बार पूछा जा चुका है इसको। थर्ड स्टेप देखिएगा एनएल गेज के अनुसार। तो एनएल गेज के अनुसार क्या है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार एवं क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। अब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन लाने से क्या मतलब है? शिक्षक के संपर्क में वो शिक्षार्थी आया, जब बच्चा छोटा होता है तब उसके अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है तो उस पे व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगते हैं। और वो किसके प्रभाव से आ रहे हैं? शिक्षक के। वो किसके प्रभाव में है? यदि आपकी संगत अच्छी रही और बुरी रही, दो चीज़ होती हैं ये चीज़ कि आप किसके संपर्क में हैं उसी का प्रभाव आप में दिखेगा। यदि आप बेहतरीन नालायकों के ग्रुप में पहुंच जाएं तो 6 महीने बाद लगभग आप बर्बाद मिलोगे, लेकिन बहुत अच्छे ग्रुप में अगर आप पहुंच गए तो 6 महीने बाद ही आप बहुत अच्छे क्वालिटी आप में आ जाएगी वो चीज़। यानी टीचिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ एन अदर पर्सन। ये किसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। शिक्षण का वो पारस्परिक प्रभाव है। यानी अब शिक्षण आपको कैसा मिला है, आपका जो एटीट्यूड रहेगा उससे, आपके पर्सनल बिहेवियर से आपके शिक्षण के बारे में पता चल जाएगा। आप किसके संपर्क में रहे उससे निर्धारित हो जाएगा आपका। योकम और सिम्पसन के अनुसार देखिएगा, इनके अनुसार क्या है कि शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। यानी योकम और सिम्पसन का क्या कहने का तात्पर्य रहा है कि शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के लोग, अब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं समूह, तो ये हमारा एक समूह हो गया, उस समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों, यानी टीचर परिपक्व है, वो काफ़ी अनुभव ले चुके हैं तो वो परिपक्व हो गए, लेकिन अपरिपक्व जैसे शिक्षार्थी बालक है तो वो अपरिपक्व है,
तो शिक्षक शिक्षार्थी को, अपरिपक्व सदस्य को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं कि कैसे कैसे आपको आगे कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे कैसे आप उनको दूर कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये किन के अनुसार, योकोमो सिम्पसन के अनुसार है। टीचिंग इज द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप गाइड द नेचर एंड इनफाइनाइट मेंबर इज थ्री एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। यहीं पर फिफ्थ है हमारे बर्टन के अनुसार। बर्टन इन्होंने क्या बताया था, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन तथा निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यानी सीखने के लिए आपको निर्देशन दिया गया कि अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो, जैसे आप अभी डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड पे आप पढ़ रहे हो, टेट करना है, सुपर टेट करना है, तो आप लोग टेट और सुपर टेट के अकॉर्डिंग क्या सोच रहे हो कि टाइमिंग हमारी कम से कम टाइमिंग, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, सवाल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कम से कम टाइम लगे। उसके लिए आप बहुत सारे ट्रिकें बनाते हो, बहुत सारी ट्रिकों से याद करते हो, सोचते हो, समझते हो। वैसे ही सेम टू सेम कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, आपको प्रेरणा दी जाएगी वहाँ पे कि मोटिवेट आपको किया जाएगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य इतना उज्जवल होगा, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो आप यहाँ तक की ऊंचाइयों को, लक्ष्य को आप अपने पा सकते हो। बहुत बढ़िया निर्देशन दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, और वो मोटिवेशन उनके मार्ग को प्रशस्त भी करता है और उनको प्रोत्साहित भी करता है कि नहीं, हम ये काम को कर सकते हैं। और ये टीचर, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, अब टीचर उसको जो भी बता रहे हैं सारे उसके शिक्षक माने जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहे हैं बीएफ स्किनर। इन्होंने क्या बोला था, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। द टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। आपको यहाँ पुनर्बलन से क्या मतलब कि आपको कोई चीज़ एक बार बताई गई, अब उसका अगला स्टेप क्या है, फिर उसका अगला स्टेप क्या है, एक एक करके आपको, जैसे विद्यालय शिक्षा में होता है कि पहले आप कक्षा 1 पढ़ते हो, फिर 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, फिर 12 करते हो, बीएससी, बीए, एमए, जा करके फिर आप कहीं आप एक गवर्नमेंट जॉब के लायक होते हो, या गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लायक भी, उस पर कोई यह नहीं है। आप तब जॉब एक्सेप्ट कर पाते हो, लेकिन क्या आपका शिक्षा वहाँ से खत्म हो गई? आपके जीवन पर्यंत शिक्षा चलेगी, लेकिन ये एक संकुचित अर्थ में जो लिया गया, तो आप जॉब पा लिए, आप एक अच्छे नागरिक हैं या नहीं हैं, ये डिसाइड नहीं होगा, ये तो आपके क्रियाकलापों के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। अब पुनर्बल की आकस्मिकताओं का क्रम है, एक सेट से आपको बताते गए, आप उन सीढ़ियों पर चलते गए और आप अपने गोल को प्राप्त कर लिए। शिक्षण प्रक्रिया में जो ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में 3 स्तंभों के मध्य क्रियाकलाप होता है। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? प्रथम स्तंभ शिक्षक होता है, द्वितीय स्तंभ शिक्षार्थी होता है और तृतीय स्तंभ पाठ्यक्रम होता है। तृतीय स्तंभ कौन सा होता है? आपका पाठ्यक्रम। प्रथम शिक्षक, द्वितीय शिक्षार्थी, तृतीय पाठ्यक्रम, यानी इन तीनों का रहना बहुत ही आवश्यक है। अब शिक्षण के प्रकार, आपका ये शिक्षण जो है ये कितने प्रकार का होता है? तो शिक्षण मेनली, अब देखिए शिक्षण ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक में जितने भी आपको स्टेप में फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली यानी एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्री शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इनके अकॉर्डिंग कि आप लोग कैसे, एक तंत्रीय शिक्षण है जैसे ऑटोक्रेटिक टीचिंग है, तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग में एक, अगर मैं जैसे टीचर है तो टीचर अगर बालक की भावनाओं को ध्यान में न रख करके और कार्य करता चला, जैसे पहले की प्रणाली थी प्राचीन समय में, तो वो आपकी एक तंत्री है कि उसमें बच्चे का ध्यान ही नहीं कुछ दिया जाता कि क्या चीज़ है, वो कैसे एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको समझ में आया नहीं आया, उसने दे दिया उसको। अब लोकतंत्री शिक्षण, नेक्स्ट पे लोकतंत्री शिक्षण। लोकतंत्री शिक्षण में बच्चे को एकदम स्वतंत्र, फ्री, कि वो बच्चा पूछ सके, टोटल अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सके, आपके सामने बता सके कि आप लोग सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो, और उस चीज़ का उसको सलूशन भी अच्छे से मिल जाती है। यानी लोकतंत्री शिक्षण सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण, लेसस फेयर टीचिंग, उस पर बच्चे को इन्वायरमेंट से सीखने के लिए फ्री कर दिया जाता है कि आप कैसे सीख रहे हो, हस्तक्षेप है, उसमें बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आपको जितने बाउंडिंग भी उसमें रहती है, या आपको जितने बाउंडिंग पर रहना है वही चीज़। नेक्स्ट है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। अब शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रस्तुतिकरण, वो अपना कैसा कॉलेज, जैसे अभी बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जब बच्चे कहीं आपका जाता है तो उस टाइम उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है कि कैसे वो आ रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, बैठ रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, टोटल चीज़।
अब फिर प्रदर्शन पर, प्रस्तुतिकरण तो उसका हो गया कि बाहरी हमने उसका देखा, प्रदर्शन पे वो कैसे बिहेव कर रहा है वो चीज़ आ गया। नेक्स्ट पे कार्य करना, उसको वो वर्क कैसे कर रहा है, क्यों एक अनपढ़ होता है, मतलब एक गंवार टाइप का होता है, एक शिक्षित होता है, तो दोनों पे आप लोग को बेहतरीन डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है इन पर। अब ये शिक्षण शैक्षणिक जो है क्रियाओं के आधार पर डिफरेंस हो गया, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। शिक्षण के स्वरूप में फर्स्ट है वर्णनात्मक शिक्षण, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। अब देखिए वर्णनात्मक, आपने उस पर टोटल जितना भी है आपने उसको बता दिया कि ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, ये चीज़, फटाफट सारी हेडिंग, जैसे आपको हिस्ट्री बताना है तो एक एक आप प्रागैतिहासिक काल सारे सब कुछ बता गए, ये वर्णन आपने कर दिया। लेकिन निदानात्मक शिक्षण पे क्या हो गया, बच्चे की कौन सी प्रॉब्लम है आप उसको पता करके फिर उसका निदान करने की सोचोगे, तो ये निदानात्मक हो गया। उपचारात्मक शिक्षण पे वर्णन भी होगा, निदान भी होगा, तब जाकर के उसका उपचार होगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण पे ये दोनों वृद्धियां रहेंगी। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर जो औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निचारिक शिक्षण, इस पर फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग। औपचारिक शिक्षण, वो उसमें औपचारिकता है कि आती है, जैसे ये शिक्षण दिया जाता है आपको विद्यालय शिक्षण, तो वहाँ पर एक फॉर्मल टीचिंग होती है, औपचारिक शिक्षण दिया जाता है आपको, और पूरी लाइफ में जो आप सीखते हो वो नॉन फॉर्मल टीचिंग होती है, मतलब जन्म से अंत तक, वो अनौपचारिक शिक्षण है। ठीक है। अब शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार का भी होता है, कौन कौन सा। फर्स्ट है ज्ञानात्मक शिक्षण यानी कॉग्निटिव टीचिंग। नेक्स्ट है भावात्मक शिक्षण यानी अफेक्टिव टीचिंग। नेक्स्ट है साइको मोटर टीचिंग यानी मनोगत्यात्मक। अब ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर है ये चीज़ कि आपका उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का। आप विद्यालय पे जाते हो तो वहाँ पर आप लोग सिंपल केवल एक नॉलेज पाना चाहते हो, यानी बंडलों के रूप में वहाँ पर रहता है कि पार्ट में रहता है कि कक्षा 1 में इतना पढ़ना है, 2 में आपको इतना पढ़ना है, 3, 4, 5, 6, 7, यानी लगातार एक एक सीढ़ी आप लोग चढ़ते जाते हो, तो वो ज्ञानात्मक शिक्षण हो गया। और भावात्मक शिक्षण, जैसे आपने म्यूजिक सीखा, कुछ आपके वैसे भाव आ रहे हैं तो वो भावात्मक शिक्षण पे। और मनोगत्यात्मक शिक्षण, अब आपके शिक्षण पे जो आप लोग बता रहे हो तो शिक्षण पर विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उस शिक्षण की विशेषताओं के अकॉर्डिंग, जैसे शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। यदि कार्य का, जैसे शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, इससे क्या मतलब, यदि कार्य की योजना उत्तम है तो कार्य भी उत्तम होगा, लेकिन योजना में लचीलापन होना चाहिए। यदि आपके कार्य की जो योजना है, आपकी जो कार्य की योजना है वो उत्तम है, यानी कोई भी कार्य जब आप लोग करते हो तो उसके पहले उसके लिए आप लोग योजना बनाते हो कि हमको कैसे कैसे उस कार्य को करना है। कोई भी व्यवस्था हो, आप चाहे कोई भी वर्क कर रहे हो, लेकिन उसके पहले आप लोग योजना बनाते हो कि ऐसे ऐसे काम की। क्यों, किसी भी चीज़ की सफलता ऐसा तो नहीं है कि आपको जाना है कानपुर और आपने कोई योजना नहीं बनाई कि हमको कहाँ कहाँ से जाना है, आप सीधे गए ट्रेन पर बैठ गए। अब वो इलाहाबाद जा रही है कि कानपुर जा रही है आपको पता नहीं, आप बैठ गए बस बिना योजना के कि हमको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाना है। आपको बीच में भी काम है कि कानपुर के बीच में भी मान लीजिए बांदा में काम है, तो आपको अब जाना किधर पड़ेगा, कानपुर साइड जाना पड़ेगा, लेकिन आप तो इलाहाबाद साइड निकल जाएंगे। तो ये पूरा एक योजना के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो कार्य सही नहीं होगा। ठीक है, यानी यदि कार्य की योजना उत्तम है तो वो कार्य भी उत्तम होगा। लेकिन अब ये मैं टीचिंग से रिलेटेड आपको बोल रहा हूँ, आप डीएलएड पढ़ कर रहे हैं ना, तो ये टीचिंग से रिलेटेड अगर देखेंगे आप तो इस पर आपकी जो योजना है उस पर स्ट्रिक्टली कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर दें, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आए। उसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए जिससे कक्षा में परिस्थितियों का परिवर्तन किया जा सके, हर बच्चा आपकी बात को समझ सके और पूछ सके वो आपसे। ठीक है ना, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसा डॉक्टर भाटिया ने बोला भी है कि गुड टीचिंग इज प्लान्ड केयरफुली इन एडवांस बट इज नॉट रिजिड, द प्लान इज फ्लेक्सिबल एनफ टू मेक अलाउंस फॉर द चेंज। क्यों, अब अगर हम स्ट्रिक्ट हो गए, हमारे अंदर लचीलापन नहीं, हमने योजना तो बनाया कि पहले मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा, उसके बाद ये एक सेट से हमने 3-4 स्टेप में उसको बताने की सोचा। अब मैंने एक स्टेप बताया, उसको किसी को समझ में नहीं आया, हमने पूछा, लेकिन हमने स्ट्रिक्टली वे पे कह दिया कि समझ में आ गया, सब बच्चे बोले हाँ आ गया,
वैसे बच्चे बोलेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनके समझ में आएगा वो बोल देगा। लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं है वो बच्चा आपको बता नहीं सकता, क्यों? यदि लचीलापन होगा तो वो भी बोल देगा कि सर यहाँ पे नहीं आया समझ में। तो कक्षा की आप टोटल सबको लेकर चलेंगे ना, तो परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकेगा इसके अनुसार। अब शिक्षण आपका सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण सुझावात्मक यानी बालकों को, जो कोई भी बच्चा है तो उनको अगर आप सुझाव देंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव टीचिंग मानी जाएगी। लेकिन अगर आप आदेश दे रहे हो कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो दबाव महसूस करेंगे, और दबाव में जो है उसका अच्छा महसूस नहीं करते ना, वो सीख पाते हैं, और शिक्षक के तरीके जो भी हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं यदि वो सुझाव न दे करके आदेश प्रदान कर रहे हैं। इस पर भी डॉक्टर भाटिया ने कहा है कि ए गुड टीचर सजेस्ट रेदर देन डिकेट्स, यानी वो सुझाव देगा बजाय आदेश के। आदेश नहीं देंगे, वो उनको सुझाव देंगे कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ये अच्छा होगा। शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। छात्रों की जो मूल समस्या है उनकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी अगर आप में दया और सहानुभूति है, आप भी उनके साथ जुड़ना चाह रहे हो। तब जैसे ही छात्रों की मूल समस्या, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई, वैसे ही अध्यापकों के द्वारा इन समस्याओं को जानने के बाद समाधान किया जा सकेगा, तथा छात्रों को उत्तम ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें कोई ग्रंथि पैदा नहीं होती, कोई भी उस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं उनको रहेगी। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छा शिक्षण आपका प्रेरणादायक कैसे होता है कि बालकों को सीखने में, आपने पढ़ाया, उनको मज़ा आया तो वो उस पर रुचि लेंगे। जैसे उनकी रुचि होगी तो वो बच्चा उतना ही अधिक सीखेंगे, उतना ही अधिक उन पर फोकस करेंगे उस चीज़ पर। नेक्स्ट है कि अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता, यहाँ पे जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो क्लास में सारे बच्चे एक ही आईक्यू लेवल के नहीं होते हैं, कोई सामान्य होता है, कोई तीव्र होता है, कोई बिल्कुल ही गधा होता है। अगर हम सामान्य के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो क्लास ठीक ठाक चलेगी, लेकिन अगर हम तीव्र के अकॉर्डिंग चल दिया तो मंद बुद्धि के अकॉर्डिंग, तो किसी ना किसी का नुकसान होता जाएगा। यानी कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी रुचि और आदत के नहीं होते, सभी में भिन्नता पाई जाती है। और ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है, अगर इसको ध्यान में ना रखा गया तो शिक्षण कार्य हमारा उत्तम नहीं होगा। इसीलिए शिक्षण कार्य को उत्तम बनाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, जिससे हमारा शिक्षण कार्य अच्छा होता है। शिक्षण प्रजातंत्री होना चाहिए। अब प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि प्रतिदिन जैसे आप टीचर गए तो उनके आचरण में ये ना हो कि वो उन पर दबाव बना दे बच्चों के ऊपर, उनको स्वतंत्र करें, प्रजातंत्र की भावना द्वारा प्रेरणा ग्रहण करें, तथा उन्हें प्रजातंत्र के विचारों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्रदान किए जाए। अब चाहे किसी भी बुद्धि का बच्चा हो, बहुत तीव्र हो, बहुत कम हो, या बहुत ज़्यादा बुद्धि का हो, सामान्य बुद्धि का हो या तीव्र का हो, अगर हम सब को लेकर के चलेंगे तो सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, सारे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। लेकिन यदि लोकतंत्र की भावना नहीं है कि हम किसी एक बच्चे को फोकस कर रहे हैं जो बहुत ही बुद्धिमान है, हम उनको फोकस कर रहे हैं, तो वही बच्चे इंटरेस्ट लेंगे हमारे उस पर, लेकिन जो कम बुद्धि है तो वो नहीं करेंगे। शिक्षण आपका प्रगतिशील होना चाहिए। यानी शिक्षण प्रगतिशील का मतलब क्या कि बालक, हमने आज एक चीज़ पढ़ाई, जिस चीज़ का नॉलेज दिया, अगले दिन हम उसी से रिलेट करके दूसरी चीज़ बता रहे हैं, तो बच्चा दोनों चीज़ों को, एक पिछला तो रिवीजन हो जाएगा और अगला जो चीज़ है तो वो भी उसको बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्यों? हमने पिछले से रिलेट कर, कल उसको बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, उसमें उसकी रुचि रही, तो वो अगला भी लेने का प्रयास करेगा उस चीज़ को भी। और शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। यानी अच्छे शिक्षण में बालक को आदेश न दे करके निर्देश दिया जाता है। शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक यानी बच्चे की जो समस्या है वो हम भाई एक पद्धति से हमने बताया, उसको समझ में नहीं आया, हमने दूसरा मेथड अपनाया, तीसरा मेथड अपनाया, और उसकी समस्या को, उसके पिछड़ेपन को हम समाप्त कर दें, तो शिक्षण बहुत प्रभावशाली होता है। अच्छे शिक्षण में सहयोग की भावना होती है। अच्छा शिक्षण बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। और शिक्षण, अब बालक में आत्मविश्वास ऑलरेडी आ जाएगा कि यदि बच्चा टोटल चीज़ें सीख गया तो उसको किसी भी चीज़ की भय ही नहीं रहेगा, उसको पता है कि ये चीज़ यहाँ से है, भले ही वो अगली क्लास पे उसका अगला स्टेप गेन करेगा, लेकिन जिस क्लास में है उस क्लास के लेवल से वो फिक्स है, तो उसको आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ ये सही लिख रहा हूँ, उसको कन्फ्यूजन नहीं आएगा बिल्कुल उस पर। शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट देखिएगा कि शिक्षण और जीवन के संबंध की समस्या, यानी सह संबंध की समस्या, शिक्षण के माध्यम की समस्या,
अब शिक्षण और जीवन के संबंध की समस्या क्या है कि हमने जो चीज़ पढ़ाया यदि वो अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि बहुत अच्छा उसको समझ में ना आए, वो शिक्षण उतना प्रभावशाली रही नहीं रह पाएगा। सह संबंध की समस्या, टीचर है स्टूडेंट, यदि दोनों के बीच बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, बच्चा डर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम्स, वो शिक्षण उतना अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगा। शिक्षण के माध्यम की समस्या, आप जहाँ पर हो आपका जो मीन्स है, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है या मेरी लिखावट आपको समझ में नहीं आ रही तो आपके पास तक मैं जो चीज़, जिस भाषा जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ वो आपके पास तक ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यानी उस मीन्स का भी। कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्या, पूरी क्लास पे 2-4 बदतमीज लड़के रहते ही हैं तो उनको आपको कैसे डील करना है, डिसिप्लिन वेल मेंटेन होना चाहिए। और पूरी कक्षा में यदि टीचर सही से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से उनकी बात बच्चों को समझ में आ रही है और वेल डिसिप्लिन हैं सब, तो वो शिक्षण बहुत ही प्रभावी होता है। सह शिक्षा की समस्या, छात्र एवं छात्राओं की भिन्न भिन्न रुचियों की समस्या, छात्र एवं अध्यापकों के बीच संबंध स्थापन की समस्या, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की समस्या। ये मेन चीज़ है कि नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की समस्या। नवीन शिक्षण विधियाँ, इससे क्या मतलब कि हमने जो पुरानी विधियाँ अब आजकल प्रोजेक्टर पे है, स्मार्ट बोर्ड पे है, यदि हम उस चीज़ को दिखा दें, हम मान लीजिए पेड़ के बारे में बता रहे हैं बच्चे को, तो अगर हम पेड़ का उसको फिगर दिखा दें या किसी ऐसे पक्षी के बारे में बता रहे हैं कि वो बच्चा उस पक्षी को देखा ही नहीं हो, हम बता रहे हैं कि इसके 4 नाक होती हैं, 5 आँख होती, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उस फिगर को वो देख ले कि हम गाय का फिगर उसको बता रहे हैं और वो गाय का फिगर हम दिखा दें कि ये चीज़ है, तो वो अपने डेली लाइफ में भी उसको रिलेट कर देगा कि मैंने इसको वहाँ देखा था, एक पूँछ होती है, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, वो ऑलरेडी बताने लगेगा। तो वो शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली रहेगा अब ये नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके। बहुधंधी विद्यालयों की समस्या, अब कोई कोई होते हैं बहुत सारे विद्यालय कि उनका केवल काम इतना ही है कि वो कैसे अर्निंग करें, उनको टीचिंग से मतलब नहीं रहता, तो वो उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सामाजिकरण की समस्या, अब देखिए एम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो लक्ष्य हैं वो क्या चीज़ हैं। हम लोग पढ़ने जाते हैं तो जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारी जो स्वयं की आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ एम्स होंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स तो जॉब की सबको रहती है, उससे तो आप लोग भी जूझ रहे हो, सबके पास वो प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसी के अनुसार यानी देश की जैसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं होती हैं उसी के अनुसार वहाँ की शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जैसे शिक्षा का लक्ष्य होता है उसी के अनुसार शिक्षण लक्ष्यों की व्यवस्था की जाती है, वही लक्ष्य होता है। आपके शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं। अब उद्देश्य देखिए, आपने कोई भी उद्देश्य बना दिया, कोई भी फोकस कर दिया, उद्देश्य भी, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि मतलब एक डायरेक्शन पे ऊपर की ओर उठना, नीचे गिरना नहीं, ऊपर की ओर उठना, वो शिक्षण के उद्देश्य हैं। लक्ष्य पे क्या, कैसी व्यवस्था आप बनाना चाह रहे हो। मान लीजिए कि यूपीएससी पे जाना चाह रहा है कोई बच्चा और वो उस चीज़ को नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ाया ही अलग जा रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, तो यूपीएससी कहाँ से क्लियर कर पाएगा। समाज राष्ट्र की आवश्यकता, समाज की जो आवश्यकता होती है, राष्ट्र की जो आवश्यकता, उसी के अनुसार उसके शिक्षण के लक्ष्य भी होते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता, वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, व्यक्ति के अंदर क्या है, समाज राष्ट्र तो ठीक है लेकिन व्यक्ति के अंदर वो क्या बनना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग भी वो समस्या होती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अब इनके निर्धारण की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि जब हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं तो पहले उसकी योजना बनाते हैं और योजना लक्ष्य को सामने रख कर बनाई जाती है। यानी जो भी योजना बना रहे हैं कि हमको वहाँ पर पहुँचना है या हमको मान लीजिए कि इंटर पर 90% हमको गेन करना है, तो हम पहले से बनाते हैं कि इतने इतने मतलब प्रति सब्जेक्ट पे आप देखोगे कि इस पे पहले में इतने फोकस हो जाएं, 90 मार्क्स में इतने मैथ पे गेन करूं, फिजिक्स पे गेन करूं, केमिस्ट्री पे गेन, टोटल पे आप लोग अपना एक एम बना देते हो कि इतने इतने गेन करूंगा तब मैं जा करके वहाँ पहुँच सकता हूँ। अब ये जो आप 90% कर रहे हो कि मैंने फिजिक्स पे भी 90 मार्क्स लाना है, मैथ पे भी लाना है, केमिस्ट्री पे भी लाना है, या बायो के सब्जेक्ट हैं तो बायो पे भी लाना है, तो प्रत्येक पे आप जब 90-90 लाओगे तब जा करके कहीं टोटल पे आपका 90% रिजल्ट पे आएगा। तो इस पहले आपने लक्ष्य में क्या ध्यान रखा कि टोटल 90% हमको लाना है, उसके बाद आपने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसकी योजना बना रहे हैं कि मैं इतना इस पे गेन करूँगा, इतना जो आपका सबसे फेवरेट बहुत अच्छा उस पर आप सोचोगे कि मैं 100 मार्क्स, जो नहीं है तो उस पर आप सोचोगे कि 80 तो ला ही लूँ, नहीं तो इससे कम अगर आए तो नहीं आ सकता है। तो वो शिक्षण जो है
जैसे उसके लक्ष्य होंगे उसी के अकॉर्डिंग लक्ष्य को सामने रखकर बनाई जाती है। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके लिए निश्चित स्थान, साधन, सहायक सामग्री आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और ये संपूर्ण व्यवस्था विशिष्ट व सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होती है और यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो शिक्षण की योजना सफल एवं उत्तम नहीं हो सकती है। अब देखिए शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के ऊपर कथन है कि जैसे आदर्शवादी विचारधारा के जो लोग होंगे तो वो क्या बोलेंगे, यानी दार्शनिक जो लोग होंगे वो उनकी आत्मा यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ हो रहा होगा। जैसे सा विद्या या विमुक्त है कहा भी गया है कि अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। ये आदर्शवादी विचारधारा है। हर्बर्ट और जॉन लॉक के अनुसार ये क्या बोलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना ही स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार है कि नैतिक और चारित्रिक विकास उसका होना चाहिए। नन बोलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक व व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ये बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कि अपने अपने लक्ष्य होते हैं उनको। नथिंग गुड इंटर्स इनटू द ह्यूमन वर्ल्ड एक्सेप्ट इन एंड दो द फ्री एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन एंड एजुकेशन प्रैक्टिस मस्ट बी सेफ टू द अकॉर्ड विद द ट्रूथ, सत्य के अनुसार सब। और जॉन डेवी बोल रहे हैं कि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण, सामाजिक सेवा और अच्छी नागरिकता के गुण प्रदान पैदा करना है। ये किनके अकॉर्डिंग है, जॉन डेवी के अनुसार है। अब देखिए कि कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण के उद्देश्य दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य इन दोनों पे, जैसे मान लीजिए कि सामान्य उद्देश्य क्या है, उसका अभिप्राय शिक्षक के द्वारा बालक में शिक्षा प्रक्रिया अर्थात शिक्षा काल में धीरे धीरे उन गुणों का विकास किया था जिससे उसमें उपयुक्त सामाजिकता एवं नागरिकता का विकास हो सके। अब देखिए सामान्य उद्देश्य में जैसे आप वो पढ़ा रहे हो कि बच्चे को किसी भी लीडरशिप के बारे में बताना चाह रहे हो, तो आप बता तो रहे हो उस लीडर के बारे में, बता रहे हो आप उस लीडर के बारे में, लेकिन बच्चे को आप उसको कुछ देना चाहते हो ना, कि मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस आप पाठ पढ़ा रहे हो तो उन पर नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाह रहे हो बच्चे को, लेकिन आप पढ़ा किस चैप्टर को रहे हो, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग। यानी सामान्य उद्देश्य उसका कौन सा हो गया कि बालक में शिक्षा प्रक्रिया अर्थात शिक्षा काल में धीरे धीरे उन गुणों का विकास किया था जिससे उसमें उपयुक्त सामाजिकता एवं नागरिकता का विकास हो सके। अब उसमें लीडरशिप भी आ जाएगी, अच्छे नागरिक के गुण भी आ जाएंगे, ये चीज़ें। लेकिन शिक्षा का जो विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य कौन सा रहा, विशिष्ट उद्देश्य वे होते हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तथा निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात शिक्षक द्वारा 45 मिनट के कालांश में छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया था वो विशिष्ट। आपका मेन उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य तो ये है कि धीरे से मैं इसको बताऊंगा, ऑलरेडी उस पर वो विकास हो जाएगा, लीडरशिप का क्वालिटी उस पर आ जाएगा। और आपको बता क्या रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के आप उनकी जीवनी उनका टोटल आप याद किया, लेकिन आप उसको अपने पर ढालोगे जब तो वो सामान्य उद्देश्य है, लेकिन उसका विशिष्ट उद्देश्य उसको याद करना, उसको देखना। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है कि शिक्षण उद्देश्य के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये किन के अनुसार है, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत बार पूछा गया है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। आप देखिए शिक्षण से आपका क्या तात्पर्य रहा और प्रशिक्षण से। तो शिक्षण देखिए, शिक्षण आप जब से जन्म लेते हो और लास्ट तक यानी जन्म से वृद्धावस्था तक जो प्रोसेस चलती है वो आपका शिक्षण बोला जाएगा, यानी ये एक व्यापक संप्रत्यय है। लेकिन जो प्रशिक्षण है वो क्या है, ये एक प्रोसेस होती है, ये एक मेथड होता है कि आपको कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, आर्मी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो देश की रक्षा करने के लिए आपको राइफल चलाना एक विधि बताई जाती है कि आप ये कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कर रहे हो कि ट्रेनिंग ले रहे हो, टीचर्स ट्रेनिंग, तो आपको बच्चों के बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे उनको डील करोगे, उनकी समस्याओं को कैसे समझ पाओगे, कैसे पहचान पाओगे। तो ये एक विधि मात्र होती है। शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष यानी सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण होता है। शिक्षण का क्षेत्र ऑलरेडी व्यापक हो गया। शिक्षण में बुद्धि एवं प्रिय दोनों के संबंध रहता है और यह विचार परक भी है। अच्छे शिक्षण के परिणाम प्रभावशाली शिक्षण होते हैं।
अगर अच्छा शिक्षण होगा तो बच्चे का चरित्र भी अच्छा आएगा, उसके नियति अच्छी, हर चीज़ अच्छा रहेगा उसका। और प्रशिक्षण का संबंध केवल क्रियात्मक पद से होता है, यानी आपको केवल जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप अगर ऐसा करोगे, तो वहाँ पर आपको केवल ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप ये चीज़ करोगे, ये चीज़ करोगे, क्रियात्मक होता है वहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं होता है। और प्रशिक्षण का क्षेत्र क्रियात्मक पहलू से ही है, प्रशिक्षण क्रियापरक है, और प्रशिक्षण की पहचान कार्य को अधिक कुशलता से करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अनुदेशन एवं प्रशिक्षण में भी अंतर। अनुदेशन क्या चीज़ है और प्रशिक्षण क्या चीज़ है? अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिससे सिखाने वाला सीखने वाले को तथ्यों का ज्ञान सीधे कराता है और सीखने वाले उसे बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। इसमें सिखाने वाला अधिक प्रिय से लड़ता है और सीखने वाला कम क्रियाशील होता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस है, ये चीज़ होता है कि अनुदेशन जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, लेकिन जो प्रशिक्षण होगा ये जो एक मेथड होती है, पूरी पूरी एक मेथड पे आता है चीज़ कि अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले के तथ्यों को ज्ञान सीधे कराता है और सीखने वाला उसे बिना तर्क के स्वीकार करता है। इसमें सिखाने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने वाला कम क्रियाशील रहता है। ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान करिएगा, यहाँ पर ये चीज़ लिख गया है कि प्रिया, तो ये प्रिया नहीं है, ये अधिक क्रियाशील, कि क्रियाशील है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये अधिक क्रियाशील है वो चीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट। ओके, थैंक्स।